नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अभ्यास सीरीज़ के अंदर। हम अभ्यास सीरीज़ के अंदर सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू एमसीक्यूज। आज हम अभ्यास सीरीज़ के अंदर सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के हम टॉप 25 पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ रखी होगी। बिग बैंग थ्योरी दी थी हमारी जॉर्ज लैम्बर्ट के द्वारा और किससे रिलेटेड है? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाइट ईयर यूनिट ऑफ लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। कितना डिस्टेंस होता है? 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में लिखें तो कितना होगा? 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी लाइट ईयर की डिस्टेंस पूछ लिया जाता है, मतलब किलोमीटर के अंदर पूछ लिया जाता है कितना आता है। ठीक है, तो याद है ना, 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। क्वेश्चन थर्ड, द ब्लैक होल थ्योरी वाज प्रपोनेंटेड बाय। ब्लैक होल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एस चंद्रशेखर। आपने लिमिट पढ़ रखी होगी, चंद्रशेखर लिमिट 1.44 है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार चंद्रशेखर की लिमिट पूछ ली जाती है कि कितनी लिमिट है, ध्यान रखना 1.44। तो सी वी रमन, आपने सी वी रमन इफेक्ट पढ़ा होगा, रमन इफेक्ट पढ़ा होगा है ना। जे एस बाबा को हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद को मतलब नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में, किस रिलेटेड? जीन से रिलेटेड। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। किस शेप में? स्पाइरल शेप में। स्पाइरल शेप मतलब इस तरीके से, है ना। अब देखो, कहीं यहाँ पर हमारा सन है और सन गैलेक्सी के, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है उसका रिवॉल्व करता है, घूमता है आसपास। तो कितने साल लेता है, मतलब कितना कितना टाइम लेता है, कितने साल लेता है? वो है 25 ईयर्स से। कितना? 25 साल के अंदर सन रिवॉल्व करता है हमारे गैलेक्सी का, पूरा चक्कर लगाता है। इस ईयर को 25 करोड़ ईयर्स को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर कहते हैं या गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु फर्स्ट परफॉर्म दैट द सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट। देखो आपने दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा जियोसेंट्रिक, एक पढ़ा होगा हेलियोसेंट्रिक। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ ग्रीक लैंग्वेज में, और हेलियो का मतलब क्या होता है? सन। ठीक। देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ जियोसेंट्रिक क्या था। जियो सेंट्रिक किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमी के द्वारा। टॉलमी के द्वारा जियोसेंट्रिक दिया गया था। मतलब कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के सेंटर में, ठीक है, अर्थ है। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में, सेंटर में अर्थ है, और उसके अर्थ के आसपास सभी प्लैनेट्स, यहाँ तक कि सन है, वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कहा था जियोसेंट्रिक के अंदर? कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारी अर्थ प्रेजेंट है और अर्थ के आसपास हमारे सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये था जियोसेंट्रिक। फिर जियोसेंट्रिक को रिप्लेस किया गया हेलियोसेंट्रिक के द्वारा। हेलियो का मतलब क्या होता है? सन। अब हेलियोसेंट्रिक को किसने किया था, प्रपोन किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा है कोपरनिकस। किसके द्वारा? कोपरनिकस। इसमें क्या था कि ये है हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बीच में हमारा सन है और सन के आसपास हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये है हमारा हेलियोसेंट्रिक। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। तो कोपरनिकस। देखो न्यूटन के बारे में पढ़ा होगा, गैलीलियो के बारे में पढ़ा होगा। गैलीलियो ने क्या क्या किया था, मतलब टेलीस्कोप से काफ़ी सारे जो मून्स थे उसको डिस्कवर किया था, है ना। पढ़नी, आपने एंशियंट हिस्ट्री में आपके पढ़नी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पढ़नी ने एक बुक लिखी थी अष्टध्यायी। अष्टध्यायी किसके ऊपर बेस्ड थी? संस्कृत ग्रामर के ऊपर। संस्कृत ग्रामर के ऊपर। ठीक है, पढ़नी ने अष्टध्यायी किसके ऊपर थी? संस्कृत ग्रामर के ऊपर। ध्यान रखना, पढ़नी। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये कवर करेंगे, ढंग से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वही किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेलियोसेंट्रिक के बारे में। कौन सा कंसेप्ट है ये? हेलियोसेंट्रिक। किसके द्वारा दी गई थी? कोपरनिकस। हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट किसके द्वारा प्रोपाउंड किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम? ओके, द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है। कितनी? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा,
8 प्लैनेट में से जो सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो हमारी अर्थ की है। कितनी? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बी क्या बोला है, द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकन। नहीं, सिलिकन नहीं है, तो क्या है? जो हम एलिमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी ढंग से आपको बताया जाएगा। आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। अर्थ में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो है कौन से? IOS। IOS आपने एंड्रॉयड सिस्टम पढ़ा होगा, इसी तरीके से हमारा IOS सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो IOS सिस्टम पूरे अर्थ पर राज कर रहा है। मैंने तो ऐसे याद किया है कि जो IOS सिस्टम है पूरे अर्थ पर राज कर रहा है। मतलब अर्थ पर सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स किस किस के हैं? IOS के। आई मतलब आयरन, O मतलब ऑक्सीजन और S फॉर सिलिकन, ठीक है। तो देखो फिर से पढ़ो, द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकन। सिलिकन नहीं है, क्या है? आयरन है। सबसे ज़्यादा आयरन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, थर्ड में सिलिकन। सी पढ़ना, द सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। 75 नहीं बल्कि कितना? 99.8%। सोलर सिस्टम का कितना मास है सन में? 99.8। द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स डेट ऑफ द अर्थ। नहीं, 190 टाइम नहीं है, कितना टाइम है? 109 टाइम्स। अर्थ का, सॉरी, सन का जो डायमीटर है वो कितना टाइम है? 109 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये है डायमीटर ऑफ द सन इक्वल्स टू 109 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर क्या है? फिफ्थ का ए। कितनी डेंसिटी याद रखना? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लैनेट बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारे प्लैनेट्स के ऊपर ही होगा। अभी मैं आपको हल्का हल्का सा बता देता हूँ। ये हमारा सन, सन के बाद कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल है 8। सबसे पहले कौन सा आता है? मर्क्यूरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट, यहाँ पर क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर उसके बाद जुपिटर, फिर उसके बाद सन। सन बोले तो सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। अब देखो सबसे पास में कौन सा है? मार्स, वो मर्क्यूरी है, ठीक है। सबसे पास में कौन सा है? मर्क्यूरी है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी है, ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा है? वीनस। और ट्विन सिस्टर किसको कहते हैं? वीनस और अर्थ को। सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है? जुपिटर के पास। सारा कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो देखो द प्लैनेट बिटवीन द अर्थ एंड सन कौन से हैं? मार्स एंड वीनस। इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा अच्छी तरह से क्यों कहा जाता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ओके, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज जुपिटर। अभी बताया था जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज वीनस। बिल्कुल सही है, वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। मैं अभी बाद में बताऊंगा कि चलो हल्का सा भी बता देता हूँ। जो एल्बिडो है, जो वीनस की एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बल्कि अर्थ से भी ज़्यादा है। कितना? देखो वीनस के पास एटमॉस्फेयर है। वीनस के पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। जो सोलर लाइट्स आती हैं उसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। ध्यान रखो ये वीनस है, वीनस में एटमॉस्फेयर है। और जब सन की जो लाइट्स आती हैं उसके 3/4 पार्ट्स को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इसी को तो हम एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो कितना करते हैं? 3/4 को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वीनस का एल्बिडो अर्थ से ज़्यादा है, तो आंसर है येस। और देखो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द अर्थ मार्स। नहीं, वो जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में कौन सा है? नेपट्टून, वो है, ठीक है। तो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट कौन सा है? नेपट्टून। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आपको फिर से बनाता हूँ मैं पूरा। क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट, जुपिटर, देन सन, ठीक। देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट या फिर जेंट प्लैनेट भी कहते हैं। जेंट प्लैनेट भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट, इनको इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ से आप जब नीचे जाओगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद
सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर उसके बाद नेपट्टून। फिर उसके बाद देखो जब ऊपर से नीचे जाओगे तो इनके जो साइज़ है वो डिक्रीज होगा। अब आते हैं दिक्कत इसमें, अभी मैंने बताया था कि जो मर्क्यूरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये। अब बचे ये तीन। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? अर्थ। कौन सा है? अर्थ सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद विनस और मार्स में सबसे बड़ा कौन सा होगा? विनस। विनस क्यों? क्योंकि विनस को ट्विन सिस्टर कहते हैं। ट्विन सिस्टर विनस और अर्थ को ट्विन सिस्टर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ का और विनस का साइज है वो लगभग सेम है, वो लगभग अप्रोक्स सेम है, ठीक है। लेकिन बड़ा कौन सा है? अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ, फिर विनस, फिर उसके बाद बचा क्या है? मार्स, फिर उसके बाद मरकरी। तो अगर मैं अरेंज करूँ साइज़ के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आएगा जुपिटर, फिर उसके बाद सन, सॉरी जुपिटर, सन मतलब सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्टून, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद विनस, फिर उसके बाद मार्स, फिर लास्ट में क्या आएगा? मरकुरी, ठीक। तो अब अरेंज कर लीजिए। देखो जुपिटर, फिर सन, ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ। तो देखो जुपिटर, फिर उसके बाद सन, यूरेनस, फिर अर्थ। अब आप लगा लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। मर्क्यूरी बिल्कुल है, फ्लोरिडा नहीं, फ्लोरिडा प्लेस का नाम है ना। विनस बिल्कुल, और सैटर्न बिल्कुल है। तो 9th का बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ मूवमेंट? ओके, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंज। नहीं। तो जो प्लैनेट सिस्टम आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लैनेट सिस्टम होगा, इसके अंदर हम सभी कुछ बताएंगे। देखो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट में से 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। 8 में से 6 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इनका। 8 में से 6 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। वो कौन से हैं? यूवी, ठीक है। मतलब यूवी रेस पड़ा होगा, यूवी लाइट्स पड़ा होगा। तो यू मतलब यूरेनस, वी मतलब विंस, यूरेनस और विनस। 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट, और जो रिमेनिंग प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखो, अर्थ रोटेट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंज। नहीं, सीजनल चेंज नहीं, क्या होता है? डे और नाइट होता है। जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है तो इससे क्या होता है? डे और नाइट होती है। क्या होता है? दिन और रात होता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? सन के आसपास क्या घूम रही है? हमारी अर्थ घूम रही है। जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, सॉरी, जो अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है सन के, उससे हमारे सीजनल चेंज होते हैं। क्या क्या होता है? सीजन्स आते हैं, ठीक है। अपने रोटेशन पे, अर्थ के रोटेशन पे, अपने एक्सिस के रोटेशन पे डे और नाइट होते हैं, और रिवोल्यूशन पे हमारे सीजन चेंज होते हैं। रोटेशन डे और नाइट, और रिवोल्यूशन पे सीजन चेंज। तो देखो, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग टू सीजनल चेंज। सीजनल चेंज नहीं बल्कि डे एंड नाइट। क्वेश्चन सेकंड पढ़ना, द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन रिजल्टिंग टू अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। नहीं, डे और नाइट नहीं, रेवोल्यूशन से क्या होता है? सीजनल चेंज। इंटरचेंज कर दिया, तो दोनों गलत हो गए, है ना। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू आयोनाइजेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन। देखो, दो तरह के, अपने फिजिक्स में पढ़ रहा हो, जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा उसमें भी हम ये वाली चीज़ों को रिवाइज करेंगे। 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, 2 प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिशन, एक होता है न्यूक्लियर, यहाँ पर लिखता हूँ फिशन, है ना। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूशन, और इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी है याद करने की। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिससे आप इजीली याद कर लोगे। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले न्यूक्लियर फ्यूशन और फिशन के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं ना। न्यूक्लियर, देखो एफ यू, यहीं पर ट्रिक है, एफ यू, ठीक है। यू क्या है? एक यू शेप में, एक बाउल के शेप में, इसमें हम 2 या 3 को मिला के एक बन जाएगा। अगर मैं इसमें 2 या 3 चीज़ें डाल दूँ तो एक चीज़ बन जाएगी ना, अलग कलेक्ट कर लेगा। तो न्यूक्लियर फ्यूशन क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई मिलकर कोई एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियर फ्यूशन के अंदर क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई को बनकर कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन। तो रखना एफ में मतलब 2-4 चीज़ें जा सकती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूशन में क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाती है, न्यूक्लियर फ्यूशन। अब आता है न्यूक्लियर फिशन, एफ आई।
अब आप समझ जाओगे। आई से हमारी टूट के अलग अलग बन सकती है। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो टूट के छोटे छोटे से न्यूक्लिया में बदल जाता है। हैवी न्यूक्लियस टूट कर, ठीक है, क्या बन जाता है, हैवी न्यूक्लियाई बन जाता है। फ्यूशन के अंदर मिलकर हैवी बनता है, इसके अंदर हैवी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब हैवी न्यूक्लियस न्यूक्लिया में चेंज होता है। अब पूछा यहाँ पर कि सन एनर्जी कैसे बनती है। दो हाइड्रोजन को मिलाकर क्या बनता है, हीलियम बनता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन को मिला के हीलियम बनता है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अभी, क्या, न्यूक्लियर फ्यूशन। मतलब दो चीज़ें मिल जाएंगी और एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, दो चीज़ों को कंबाइन करेंगे और एक चीज़ बन जाएगी, तो ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूशन है। तो हमारा सन एनर्जी किससे बनती है, न्यूक्लियर फ्यूशन से। और यही कंसेप्ट यूज़ करके हम हाइड्रोजन बम भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बम। और एटम बम कौन सा यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फिशन। जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आएगा या फिर फिजिक्स में भी मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो ध्यान रखना न्यूक्लियर फ्यूशन। तो 11th का क्वेश्चन नंबर 12, द सोलर इक्लिप्स अकर ऑन, देखो इक्लिप्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोलर इक्लिप्स, एक होता है लूनार इक्लिप्स। लूनार का मतलब क्या होता है, मून। ठीक, अब देखो ये इक्लिप्स किसके बेसिस पे, मतलब किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, वो हमारे सन, अर्थ और मून की पोजीशन के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं सोलर की। सोलर इक्लिप्स देखो, सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है। सोलर इक्लिप्स के अंदर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ध्यान रखना, सोलर इक्लिप्स के अंदर मून बीच में आ जाता है, किसके, सन और अर्थ के बीच में। किस टाइम पे, फुल मून नहीं, न्यू मून। क्या, न्यू मून। अब देखो, अगर आपने जादू वाली फिल्म देखी होगी, कौन सी, कोई मिल गया ना, जादू, जैसे उसको सनलाइट मिलती है तो वो नई एनर्जी मिल जाती है, एक नया जादू बन जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो जैसे ही हमारे सन के पास जाता है तो सन से डायरेक्टली सनलाइट लेता है मून, और न्यू मून बन जाता है। न्यू मून मतलब अमावस्या। ठीक है, तो न्यू मून अमावस्या के दिन, तो सोलर इक्लिप्स अकर इन न्यू मून डे। तो अब उसको हम न्यू मून डे को क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो अमावस्या। ठीक है, अमावस्या के दिन सोलर इक्लिप्स होता है। ठीक, न्यू मून। तो क्या आ गया इसका, सोलर इक्लिप्स अकर ऑन न्यू मून डे। अब आता है हमारा लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स में मून आता है। लूनार का मतलब क्या होता है, मून। इसमें क्या होता है, सन, अर्थ बीच में आती है और सन यहाँ पर रहता है, मून यहाँ पर रहता है। तो देखो सन, अर्थ और मून, सन और अर्थ के बीच में अगर अर्थ आ जाता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो उसको लूनार इक्लिप्स कहते हैं। ये किस दिन होता है, ये होता है फुल मून डे मतलब पूर्णिमा के दिन। सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे, ठीक है। तो लूनार इक्लिप्स पूर्णिमा डे, फुल मून डे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर। अभी बताया था सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तब। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। कब होता है ये, सोलर इक्लिप्स कब होता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। कौन से दिन, अमावस्या वाले दिन, मतलब फुल मून, न्यू मून डे। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर इक्लिप्स अचीव टोटली ओनली इन लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन। देखो सोलर इक्लिप्स में सोलर, मून और ये अर्थ। अब देखो अर्थ का साइज़ बड़ा है मून के साइज से, तो अर्थ का जो शेडो पड़ेगी है ना, वो ओनली लिमिटेड एरिया में ही पड़ेगी। ठीक है, लिमिटेड एरिया में ही पड़ेगी। तो देखो ये पढ़ना, द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। तो 14 का ए आंसर है। क्वेश्चन 15, सन हालो इज प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन। ध्यान रखना, कई सारे प्रकार के क्लाउड होते हैं, जैसे स्टेटस हो गया, साइरस हो गया, कोलम्बो निम्बस हो गया, निम्बो स्टेटस हो गया। ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे अपने एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर के अंदर। तो सन का हालो कैसे बनता है, आइस क्रिस्टल इन द साइरस क्लाउड के अंदर आइस क्रिस्टल होता है। आपने पढ़ा होगा आइस क्रिस्टल थ्योरी, जो रेनफॉल में पढ़ा होगा आइस क्रिस्टल थ्योरी। तो साइरस क्लाउड के अंदर प्रेजेंट होते हैं आइस क्रिस्टल, और आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होती है
सन की लाइट्स, उससे हमारा हालो बनता है। हालो क्या होता है, सन है, सन के आसपास एक रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। इसी रिंग को हम हालो कहते हैं। कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन क्रिस्टल ऑफ साइरस क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 16, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस। देखो सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है, उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। कितना होता है, ये होता है 150 मिलियन किलोमीटर। और ढंग से बोले तो मिलियन किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो मतलब इंडियन वाले सिस्टम में तो 150 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, ये तो अप्रॉक्स है। और फिक्स बोले तो 149.6 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर। तो देखो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज, अभी बताया था मैंने, 150 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कितना, 149 बिलियन किलोमीटर। 150 तो 150 तो क्या है, अप्रॉक्स है। और एग्जैक्टली कितनी है, 149.6 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन। देखो दो तरह की पोजीशन होती हैं, आपने पढ़ा होगा। पहला एप हिलोइन और एक पेरी हिलोइन। पेरी हिलोइन, परी पेरी परी पढ़ना इसको, परी परी के पास तुम रहना चाहते हो, परी के पास तुम रहना चाहते हो। तो पेरी हिलोइन कौन सी पोजीशन है, देखो ये है सन, ऐसी पोजीशन जो सन और अर्थ के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं पेरीहेलियन पोजीशन। फिर समझो, सन और अर्थ के बीच में जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, तो उस कंडीशन को या इस सिचुएशन को हम बोलेंगे पेरीहेलियन। ठीक है, कब होती है ये, 3 जनवरी। अब ऐप, देखो मोबाइल के तुमने ऐप सुने होंगे, ठीक है, या फेसबुक व्हाट्सअप, तो हमें ऐप से दूर रहना चाहिए, ऐप से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब सन और अर्थ के बीच में जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उस कंडीशन को, इस पोजीशन को बोलते हैं हम एप्सिलॉन। कब आता है ये, 4 जुलाई। डायग्राम 3 जनवरी को सन और अर्थ के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, 4 जुलाई को सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। परी के पास होना चाहिए, सब हर बार परी के पास जाना चाहते हैं ना, तो उससे याद रखना, पेरीहेलियन सन और अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, और सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। कब आता है ये, 4 जुलाई को। तो नियरेस्ट बोल रखा है, मतलब नियरेस्ट कौन से, पेरीहेलियन, मतलब 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 20, द साइज ऑफ द सन, द साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन द डेट ऑफ द अर्थ। कितना, 109 टाइम्स। 20 का सी। क्वेश्चन 21, द लाइट फ्रॉम द सन रिच अस इन नियरली, सॉरी 21, लाइट फ्रॉम द सन रिच अस नियरली कितने मिनट में पहुंच जाती है, 8.3 मिनट्स में। 8.3 मिनट्स में। कभी कभी मिनट्स नहीं पूछता, कभी कभी सेकंड पूछ लेता है, तो कितने सेकंड्स में, 500 सेकंड्स में। ध्यान रखना, 8.3 मिनट्स और 500 सेकंड्स। सन की जो सनलाइट्स हैं वो कितने, मतलब कितने टाइम में पहुंच जाते हैं अर्थ के, 8.3 मिनट्स और 500 सेकंड्स, तो 8 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी कॉन्स्टलेशन आर इन अवर स्पेस। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ द स्टार्स होता है, स्टार्स का ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक पैटर्न में डिजाइन होता है। ऐसे करके, ऐसे ऐसे पढ़ा को आपने शायद 9th वाली क्लास में पढ़ा को, ऐसे करके, है ना। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ द स्टार होता है जो कि स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो कितने कॉन्स्टलेशन हैं, 88। कॉन्स्टलेशन का कोई एग्जाम्पल हमारा हरकुलस, विर्गो, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हैवीएस्ट प्लैनेट कौन सा, हैवीएस्ट जो सबसे भारी होगा, सबसे बड़ा होगा, वही हैवीएस्ट होगा, कौन सा, जुपिटर। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज अ लिस्ट मास। सबसे लिस्ट मास किसमें, जो सबसे छोटा होगा, सिंपल से बात है, मार्स, सॉरी मार्स नहीं, मर्क्यूरी, है ना। 24 पढ़ना फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज अ लिस्ट मास, मर्क्यूरी, जो सबसे छोटा है, मर्क्यूरी।
क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मैंने आपको बताया था कि सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में, सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो बीच में 4 प्लैनेट्स आते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं या इनर प्लैनेट भी कहते हैं। कौन से हैं, ध्यान रखना, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो देखो मरकरी, तो मरकरी क्या है हमारा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या इनर प्लैनेट है। क्वेश्चन 26 AR का है, असर्शन रीजन, अ ब्लैक होल इज एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय द टेलीस्कोप। बिल्कुल सही है। अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अलाउ द इवन लाइट टू स्केप। दोनों सही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, देखो अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी जब तो कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा हमको, लेकिन ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती तो वो देख ही नहीं सकते टेलीस्कोप से। तो इसका मतलब क्या है, रीजन एकदम सही है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 26 का ए। क्वेश्चन 27, द मिल्की वे इज क्लासीफाई एज, मैंने पहले बताया था आपको मिल्की वे कैसे है, स्पाइरल गैलेक्सी है ऐसे करके, है ना। तो ये क्या है, 27 का ए है। द मिल्की वे इज क्लासीफाई एज स्पाइरल गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पेस टर्मिनोलॉजी। ओके, टेलीमेट्री बिल्कुल, वेटलेसनेस है, और सिस्कुलर लूनर ये भी है। बाइट नहीं है, बाइट हमारा क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम का जो स्टोरेज यूनिट है, जैसे एक बिट होती है ना, बिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब 8 बिट को मिला के, 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट बनती है, ठीक है। अब 1 किलो बाइट, 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, 124 बाइट्स। जब आपको कंप्यूटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट जब लिया जाएगा तो उसके अंदर सारे डिस्कस किया जाएंगे। इसकी एक ट्रिक भी है, कालिया मेरा गब्बा तेरा पवन खुश, कालिया मेरा गब्बा तेरा पवन खुश, ये सारा हम डिस्कस करेंगे लेकिन कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स के अंदर। तो जो नेक्स्ट चैप्टर वो हमारा प्लैनेट्स होने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करो, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले आपको वीडियोस का पता चल सके। जी धन्यवाद।